जाह्नवी की हालत धीरे धीरे खराब हो रही थी। उसका चेहरा और पूरा शरीर धीरे धीरे उस जहर की चपेट में आने लगा था और नीला पड़ता जा रहा था। भृगु लगातार उसकी जांच कर रहा था, पर हर बार उसकी निराशा बढ़ती ही जा रही थी। भृगु ने तुरंत अपने पॉकेट से एक चांदी की सुई निकाली और उसने जाह्नवी के एक नस में वो सुई चुभोई। उसके बाद उसने ऐसी और भी कई सुइयां निकाली और उन्हें भी जाह्नवी के शरीर के दूसरे हिस्सों में चुभोया, ताकि वो जहर के असर को जाह्नवी के पूरे खून में मिलने से रोक सके। जाह्नवी की हालत देखकर भृगु को लग रहा था कि शायद उसके पास समय की कमी है। वो जाह्नवी से बार बार बात करने की भी कोशिश कर रहा था, लेकिन जाह्नवी बेहोशी जैसी हालत में थी और कुछ भी बोल समझ नहीं पा रही थी। उसने दोबारा लवी से पूछा, तुम्हें इसके बारे में जानकारी है तो मुझे बताओ कि इस वक्त हमें क्या करना चाहिए, इसके असर को तुरंत कैसे रोक सकते हैं। लवी ने हिचकिचाते हुए कहा, भृगु, ये जो जीव है ये बहुत ही खतरनाक और जहरीला होता है, इसलिए अगर ये जीव किसी को एक बार भी काट लेता है तो फिर उस इंसान को बचाना बहुत ही मुश्किल है। भृगु ने गुस्से में लवी की ओर देखा और कहा, तुम क्या कह रही हो? तुम जानती भी हो कि तुम जाह्नवी के बारे में बात कर रही हो? लवी एकदम से जाह्नवी के पास ही नीचे बैठ गई और उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। उसने कहा, भृगु, मैं समझ सकती हूँ कि यह समय तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल है, लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। यकीन मानो, अगर इसका कोई इलाज होता तो अब तक हम वो शुरू कर चुके होते, लेकिन यह मुमकिन ही नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि यह जनरल शिबा की बहुत ही खतरनाक तकनीक है और आज तक उन्होंने जिस पर भी ये आजमाई है वो जिंदा नहीं बचा है। भृगु ने इस बार लवी की ओर देखा भी नहीं और वो जाह्नवी को ही संभालने की कोशिश कर रहा था। जाह्नवी की हालत देखकर उसका दिल टूट रहा था और सिर्फ उसका ही नहीं बल्कि खुद लवी का भी दिल रो रहा था। आज जाह्नवी की यह हालत ही इसलिए हुई है क्योंकि भृगु और जाह्नवी यहाँ उसकी जान बचाने के लिए और उसकी लड़ाई लड़ने के लिए आए थे। तभी जनरल शिबा जाह्नवी पर यह हमला कर पाई। इसलिए इस वक्त लवी को जाह्नवी की हालत का बोझ अपने ऊपर ही महसूस हो रहा था और उसके बोझ तले वो दबी हुई सी महसूस कर रही थी। तभी सर्वश्रेष्ठ गुरु ने भृगु से कहा, तुम चिंता मत करो भृगु, मैं हमारे खास वैद्य से इसके बारे में अभी जानकारी लेता हूँ। वो जरूर इस मामले में हमारी मदद कर पाएंगे और हम कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेंगे। तुम हिम्मत मत हारो। लेकिन तभी सातवें गुरु ने कहा, नहीं गुरुजी, मुझे नहीं लगता है कि वो भी हमारी इस मामले में कोई मदद कर पाएंगे। अरे भृगु तो खुद ही इतना जानकार है और उसे दवाइयों के बारे में बहुत जानकारी है, लेकिन आप उसकी हालत देखिए, यह मामला तो खुद उसके लिए भी एक चुनौती है, तो फिर वैद्य जी कैसे मदद कर पाएंगे? मुझे तो लगता है कि इससे पहले कि वो अपने शब्द पूरे करते, सर्वश्रेष्ठ गुरु ने उन्हें घूर कर चुप होने का इशारा किया। सातवें गुरु खामोश तो हो गए, लेकिन वो सभी जाह्नवी और भृगु के लिए बहुत ज्यादा चिंतित हो गए थे। भृगु उनके लिए बहुत खास है और जाह्नवी भृगु के लिए बहुत ही खास है। अब इस हालत में अगर जाह्नवी को कुछ भी हुआ तो उसका असर भृगु पर बहुत ही बुरा होगा। सबकी नकारात्मक बातें सुनकर भृगु का मन और भी खराब होने लगा। उसे जैसे जाह्नवी के अलावा कुछ और सूझ ही नहीं रहा था और न ही कुछ और दिखाई दे रहा था। उसने एकदम से थोड़ी ऊंची आवाज में सबको चुप कराते हुए कहा, आप सब चाहे कुछ भी कहें, लेकिन मैं ये बात मानने को तैयार नहीं हूं कि यह अंत है। इस मामले का कोई ना कोई तोड़ जरूर होगा, जिसके बारे में बस हमें फिलहाल पता नहीं है। एक बार वो पता चल जाए तो फिर जाह्नवी वापस उठकर बैठेगी। भृगु के मन का विश्वास देखकर बाकी मौजूद लोगों ने भी अपने मन को मजबूत किया। अगर भृगु हिम्मत नहीं हार रहा है तो फिर वो लोग ऐसी बातें कैसे सोच सकते थे? पर कोने में बैठी हुई लवी की आंखें अभी भी एकदम खाली और शांत थी। वो एकेडमी से बाहर किसी और ही कारण से आई थी, जिसकी वजह से उसने जाह्नवी से दोस्ती की थी। पर जब से वो जाह्नवी की दोस्त बनी है, जाह्नवी ने उसे प्यार और विश्वास के सिवा कुछ और नहीं दिया था। पर आज जाह्नवी जिंदगी और मौत के कगार पर है और इसके लिए लवी ही जिम्मेदार है। उसकी ही वजह से जनरल शिबा ने यह कदम उठाया था और इसलिए अगर आज जाह्नवी को कुछ भी हुआ तो उसके लिए लवी खुद को ही सबसे बड़ा दोषी मानेगी। भृगु जाह्नवी के घाव को बार बार देख रहा था और अपनी समझ के हिसाब से उसका इलाज करने की हर संभव कोशिश कर रहा था, पर कोई भी चीज जाह्नवी पर असर ही नहीं कर रही थी। भृगु जाह्नवी के सर पर हाथ फेरते हुए एकदम से कुछ सोचने लगा और फिर उसे कुछ ध्यान आया। उसने एकदम से कहा, मैं समझ गया हूं कि मुझे जाह्नवी की जान बचाने के लिए क्या करना है। मैं जागरा पर्वत पर दोबारा लौटूंगा। जागरा पर्वत वही पर्वत था जो उदयपुर के बाहरी क्षेत्र में बसा हुआ था और जिसके ऊपर रहते हुए भृगु ने अपना बचपन उस साधु के साथ बिताया था। पिछली बार अपने बच्चे से जुड़े कुछ सवाल ढूंढते हुए भी भृगु और जाह्नवी ने वहां वक्त बिताया था और इस पल में भी भृगु को एकदम से महसूस हुआ कि उसे उस पर्वत पर लौटना चाहिए, जैसे कि वो पर्वत भृगु को अपनी ओर बुला रहा हो और शायद उसी पर्वत पर ही भृगु को जाह्नवी को बचाने का भी उपाय मिलेगा। भृगु के मुंह से वो पर्वत का नाम सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग हैरान हो गए। उन्हें समझ नहीं आया कि भृगु अचानक से वहां जाने के बारे में क्यों सोच रहा था, पर भृगु को देखकर ऐसा लगा जैसे उसने अपना मन बना लिया है। भृगु ने बताया, वो पर्वत मेरा घर रहा है और मैं वहीं पर रहकर बड़ा हुआ हूँ, बल्कि मैं वहां एक साधु के साथ रहता था और वो कोई आम साधु नहीं है बल्कि बहुत ही जानकार मनुष्य है। आज आप लोग मुझे जैसा भी देख रहे हैं उसमें उन्हीं का हाथ है और मेरी सारी कुशलता और काबिलियत उन्होंने ही मुझे सिखाई है। इससे पहले भी मैं जब जब अपने जीवन में किसी बड़ी मुश्किल में फंसा हूँ या जब मैं उलझा हूँ तो हमेशा उसी साधु ने ही मुझे सही रास्ता दिखाया है या मेरी उस उलझन को दूर किया है। मुझे जाह्नवी तक पहुंचाने में भी उनका बड़ा हाथ रहा है और इसलिए मुझे उम्मीद है कि वो जाह्नवी और मुझे ऐसे दूर नहीं होने देंगे बल्कि हमारी मदद करेंगे। भृगु मन ही मन उस साधु के साथ बिताए अपने पुराने समय को याद कर रहा था और फिलहाल उसके दिल और मन में बहुत उम्मीद थी कि वो साधु उसकी मदद जरूर कर पाएगा।
पिछली बार तो वो और जानवी ऊपर उस घर तक पहुंचे थे, लेकिन फिर भी उन्हें वो साधु नहीं मिले थे। पर भृगु ने उनके होने का एहसास वहां महसूस किया था। इसलिए भृगु ने सोचा कि इस बार वो और भी ऊपर की ओर जाएगा और चाहे जो करना पड़े वो करेगा, लेकिन किसी भी हाल में वो उस साधु तक पहुंच कर ही रहेगा। आखिर इस वक्त जानवी की जिंदगी का सवाल था और वक्त बहुत ही कम था। लेकिन दूसरी ओर लवी को अभी भी भृगु की यह बात सही नहीं लग रही थी। उसके मुताबिक तो कोई भी चीज उस विषाक्त जीव के आगे काम ही नहीं कर सकती है, और इसलिए लवी को ऐसा लग रहा था कि जानवी को बचाना बहुत ही कठिन होगा। पर अब वो भृगु के सामने कुछ भी कहना नहीं चाहती थी और इसलिए वो खामोश ही रही। भृगु ने गुरुओं से कहा, मैं जानता हूं कि मेरी ड्रैगन किंगडम के प्रति क्या जिम्मेदारी है और मैं उसे निभाना भी चाहता हूं, लेकिन फिलहाल मेरे लिए जानवी सबसे ज्यादा जरूरी है और इसलिए मुझे किंगडम को कुछ दिनों के लिए छोड़कर जाना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं जानवी के इलाज को जल्दी ढूंढ सकूं ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए, पर तब तक आप लोग यहां देख लीजिएगा। सर्वश्रेष्ठ गुरु ने भृगु के कंधे पर हाथ रखकर कहा, भृगु तुम ये कैसी बात कर रहे हो? हम सब अच्छे से जानते हैं कि इस वक्त जानवी की जिंदगी सबसे ज्यादा जरूरी है और उसके लिए तुम्हें जो करना है वो करो। हम तो बस यही उम्मीद करते हैं कि वो जल्दी से ठीक हो जाए और वो साधु वाकई में तुम्हारी मदद कर पाए। भृगु ने जानवी को अपनी गोद में उठाया और वो आगे बढ़ा। लवी भी उसके साथ ही चली, क्योंकि वो दिल ही दिल में जानवी की ऐसी हालत देखकर घुट रही थी और इसलिए हर कदम पर भृगु और जानवी के साथ रहना चाहती थी। उन लोगों को ऐसे जाते हुए देखकर ड्रैगन किंगडम के गुरु भी थोड़े परेशान ही थे। अचानक से चौथे गुरु ने कहा, अगर कोई इस उस्ताद का भी उस्ताद है तो उस इंसान की काबिलियत का दर्जा तो बहुत ही ऊपर होगा। भृगु खुद इतना काबिल योद्धा है और उसका कहना है कि ये सब उसे उस साधु ने सिखाया है। इसका मतलब है कि वो कोई साधारण साधु तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ये सुनते ही सर्वश्रेष्ठ गुरु ने भी झट से कहा, ये तो तुमने बिल्कुल ही सही बात कही है, क्योंकि आज अगर उस बड़े और असाधारण इंसान ने भृगु को यह सब कुछ नहीं सिखाया होता तो फिर वो हमारे जीवन में कैसे आता और फिर हमारे किंगडम का भविष्य भी कौन संभालता। इसलिए वो इंसान तो वाकई में बहुत ही खास होगा। वही जागरा पर्वत के ऊपर एक झोपड़ी थी। वो दिखने में काफी छोटी सी झोपड़ी थी, लेकिन उसके आसपास का नजारा बहुत ही खूबसूरत था। पहाड़ के शिखर पर बसे होने की वजह से वो झोपड़ी छोटी होते हुए भी बहुत ही खास थी, लेकिन वो पहाड़ पर चढ़ते वक्त बिल्कुल भी नजर ही नहीं आती थी। जब तक कोई उस झोपड़ी के ठीक सामने आकर खड़ा नहीं हो जाता है तब तक किसी को भी पता ही नहीं चल पाता है कि पहाड़ के ऊपर कोई घर बसा हुआ है। ज्यादातर लोग उस पहाड़ को चढ़ते हुए एक हिस्से तक ही आते हैं जहां उन्हें ऐसा आभास होता है कि वो पहाड़ के ऊपर चढ़ चुके हैं और उसके आगे कोई जगह नहीं है। लेकिन उसके ऊपर की जगह हर वक्त ही बादलों के घेरे में रहती है, जिसकी वजह से आम इंसान कभी भी उस झोपड़ी तक पहुंच ही नहीं पाता है। पर बादलों के साये में भी ठीक झोपड़ी के ऊपर ऐसी कड़क धूप गिरती है जो उस पर आसमान से गिरती हुई खास रोशनी जैसी लगती है। इसी कारण से वो जगह वाकई किसी स्वप्न नगरी से कम नहीं दिखती है। उस झोपड़ी के अंदर की जगह भले ही छोटी हो, लेकिन उसके आसपास की जगह बहुत ही रंगीन और बिल्कुल किसी जन्नत की तरह दिखती है। उस छोटी सी झोपड़ी के चारों ओर बगीचा फैला हुआ था, जिसमें एक तरफ तो रंग बिरंगे फूल लगे हुए थे और उसके बीच में एक छोटा सा तालाब भी था। वहीं दूसरी ओर वहां सारी सब्जियां लगी हुई थी जो दिखने में एकदम ताजी दिख रही थी। वो जगह अपने आप में ही इतनी संपन्न थी कि वहां रहने वाले किसी को भी बाहरी दुनिया से कोई मतलब ही नहीं होता है। और यही झोपड़ी थी जिसमें भृगु के वो साधु बाबा भी रहते थे। वो अपने ही बगीचे में अपने फूलों को पानी दे रहे थे और उन्हें प्यार से संभाल रहे थे। उन्होंने नारंगी रंग की धोती और कुर्ता पहना हुआ था और उनके बाल भी लंबे और कंधे तक थे। उनके बाल थोड़े बहुत ही सफेद दिख रहे थे, जबकि ज्यादातर बाल अभी भी एकदम गहरे काले रंग के थे। तभी एक और आवाज आई जो किसी लड़की की आवाज थी। उसने दूर से ही चिल्लाकर कहा, आपके कहे मुताबिक मैंने खास सब्जियां निकाली हैं, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तो आपके लिए कुछ ज्यादा ही है। तो फिर आप इतनी सब्जियां क्यों मंगा रहे हैं? क्या आज ऐसा कोई खास इंसान यहाँ आ रहा है? झिलमिल ने सब्जियों को नीचे रखते हुए पूछा। झिलमिल दिखने में भृगु की उम्र से थोड़ी सी ही बड़ी थी, पर उसका व्यक्तित्व भृगु से काफी मिलता जुलता था। उसका गठन भी बिल्कुल ही एक योद्धा की तरह है और उसने कपड़े भी वैसे ही पहने हुए थे। सब्जियां काटते हुए उसके हाथ मिट्टी में लिपटे हुए थे, जिन्हें वो साफ करने लगी। साधु ने कहा, हाँ, मेहमान तो आज यहाँ आने वाले हैं और अगर मेरा अंदाजा सही है तो वो बस पहुंचने ही वाले होंगे। झिलमिल ने हैरान होकर पूछा, मेहमान? और वो भी आपके यहाँ? अब आपके पास रोज रोज तो मेहमान आते नहीं है, तो फिर ये कौन है जो यहाँ आ रहा है? क्या भृगु ही वो मेहमान है जो साधु से मिलने आ रहा है? जानने के लिए सुनिए मसीहा डॉक्टर का अगला एपिसोड। भृगु ने तय कर लिया था कि वो जानवी को बचाने की खातिर साधु के पास वापस लौटेगा। उसे ऐसा आभास हो रहा था जैसे कि साधु के पास उसकी तकलीफ का इलाज जरूर होगा और वो किसी भी तरीके से जानवी की जान बचा ही लेंगे। उसके साथ लवी भी इस सफर पर निकल पड़ी थी। वहीं जागरा पर्वत पर बैठे हुए साधु अपनी दिनचर्या के काम में व्यस्त थे, लेकिन उनका मन कहीं और भी लगा हुआ था। उन्होंने अपनी शिष्या झिलमिल को कुछ तैयारी में लगाया हुआ था और उसके पूछने पर उन्होंने कहा कि आज झोपड़ी में कोई खास मेहमान आने वाला है। झिलमिल बहुत हैरान थी, क्योंकि वो भी साधु बाबा को अपने बचपन से ही जानती है, लेकिन उसने यहाँ आम लोगों को आते जाते हुए नहीं देखा है, बल्कि यहाँ तो वही आ सकता है जो या तो साधु बाबा को जानता होगा या फिर जिसे खुद साधु बाबा ने बुलावा भेजा होगा। इसलिए मेहमान के बारे में जानकर तो वो भी काफी उत्सुक हो गई। साधु बाबा ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वो मुस्कुरा ही रहे थे, जिसे देखकर झिलमिल और ज्यादा बेचैन हो गई। लेकिन फिर उसे कुछ ध्यान आया और उसने पूछा, बाबा आप किसकी बात कर रहे हैं? कहीं ये वही हमारा पुराना छोटू तो नहीं है?
झिलमिल की आंखें बस साधु बाबा के हाँ का ही इंतजार कर रही थीं और एक बार जैसे ही उन्होंने मुस्कुराकर झिलमिल को देखा, उसका शक यकीन में बदल गया। साधु ने कहा, हाँ, आज भृगु ही यहाँ आने वाला है। यह सुनते ही झिलमिल मुस्कुराई और वह बचपन की यादों में खो गई। दरअसल भृगु जब साधु के साथ रह रहा था तो झिलमिल भी अक्सर उसे मिला करती थी। वो भी साधु की शिष्या थी और उनसे ज्ञान ले रही थी। पर झिलमिल हर वक्त जागरा पर्वत पर मौजूद नहीं रहती थी। वो और भी अलग अलग गुरुकुल में जाकर अपनी शिक्षा को पूरा करती थी। पर जब जब वो यहाँ होती तो उसकी और भृगु की काफी लड़ाई होती रहती थी। दरअसल वो दोनों एक दूसरे के साथ खेलते तो थे, पर उन दोनों में हमेशा ही ये होड़ भी रहती थी कि उनमें से कौन साधु बाबा का सबसे चहेता और खास शिष्य बनेगा। इसलिए वो हर काम में एक दूसरे को मात देने की कोशिश करते रहते थे, पर जरूरत पड़ने पर हमेशा एक दूसरे का साथ भी देते थे। खासकर झिलमिल, क्योंकि वो भृगु से उम्र में थोड़ी बड़ी है और इसलिए थोड़ी जिम्मेदार भी थी। पर जब भृगु यहाँ से बाहर निकला तो वो बाहरी दुनिया में घुल मिल गया था, लेकिन झिलमिल की जिंदगी अभी भी पहाड़ों में ही सीमित रह गई थी। इसलिए उसके हाव भाव और उसकी मासूमियत बाहरी और शहरी लड़कियों से काफी अलग थी और वो उसे खास भी बनाती थी। वो इन्हीं ख्यालों में खोई हुई थी, तभी वहां कुछ लोगों की आवाज आई। झिलमिल उठकर खड़ी हुई और वो पहाड़ के एक ओर देखने लगी जिस ओर से आवाज आ रही थी। उसे लगा कि कुछ लोग पहाड़ पर चढ़कर आ रहे हैं और देखते ही देखते उसे लोगों की परछाई भी नजर आने लगी। भृगु जानवी को गोद में उठाकर ही पहाड़ के ऊपर पहुंचा और सबसे पहले उसकी नजर साधु बाबा पर ही पड़ी। उन्हें देखते ही उसके मुंह से निकला बाबा, और भृगु के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। आखिर इसी जगह पर उसका वो बचपन बीता है जिसकी यादें अभी भी उसके दिल में जिंदा हैं। अपने परिवार के साथ बिताए पल तो उसके मन में धुंधले हो चुके हैं, लेकिन इस जगह और साधु बाबा की यादें हर पल उसके मन में एकदम तरोताजा रहती हैं। वैसे भी साधु बाबा के तो भृगु पर इतने एहसान थे, क्योंकि अगर उस जरूरत के समय पर उन्होंने भृगु का हाथ नहीं थामा होता तो शायद भृगु की जिंदगी का रुख ही आज कुछ और होता। इसलिए इस वक्त इस जमीन पर खड़ा होकर भृगु को एक अपनेपन का एहसास हो रहा था। भृगु को भी अपने सामने ऐसे देखकर वो साधु भी बहुत खुश हुए और उन्होंने मुस्कुराकर कहा, तुम इतने समय बाद मेरे घर आए हो और अब तो तुम बाहरी दुनिया के शहंशाह हो, पर फिर भी खाली हाथ यहाँ आए हो। ये तो बहुत ही बुरी बात है और लगता है कि तुम अपने तमीज भूल चुके हो। मुझे तुमसे इससे बेहतरी की उम्मीद थी। तभी पीछे खड़ी झिलमिल ने आगे आकर कहा, खाली हाथ कहाँ बाबा, ये देखिए एक पूरी इंसान को इसने अपनी गोद में उठाया हुआ है, ये कम है क्या? फिर अचानक से झिलमिल की नजर जानवी के बेजान से दिखने वाले शरीर पर पड़ी। उसके शरीर का रंग बिल्कुल ही नीला पड़ चुका था और उसके चेहरे पर अजीब सी नसें दिख रही थी। जानवी एक बोझ की तरह भृगु की गोद में लेटी हुई थी। जानवी को गौर से देखने के बाद झिलमिल ने भृगु से पूछा, ये लड़की कौन है और तुमने इसकी ऐसी हालत कैसे बना दी है? ये तो बिल्कुल ही एक लाश की तरह दिख रही है। झिलमिल ने तो अपनी बात बहुत ही सामान्य तरीके से कह दी थी, लेकिन उसकी बातें सुनकर लवी को काफी हैरानी हुई। वो झिलमिल को अजीब नजरों से देखने लगी और वो झिलमिल की ताकत को समझने की कोशिश कर रही थी। हालांकि उसे अभी भी झिलमिल की शक्ति के बारे में कोई खास आभास नहीं हुआ था। वो कोशिश तो कर रही थी, लेकिन उसे झिलमिल को समझने में कोई एक रुकावट महसूस हो रही थी, जिससे उसे महसूस हुआ कि झिलमिल भी भृगु की तरह या शायद उससे भी बढ़कर ही कोई योद्धा है। साथ ही उसे झिलमिल के सवाल से भी थोड़ी तकलीफ हुई, क्योंकि जानवी की ऐसी हालत के पीछे भृगु की नहीं बल्कि लवी की ही जिम्मेदारी थी। तभी भृगु ने कहा, झिलमिल, ये मजाक की बात नहीं है। ये लड़की कोई साधारण लड़की नहीं है, बल्कि मेरी पत्नी जानवी है। फिर वो साधु बाबा की तरफ पलटकर बोला, और बाबा, इसे विषाक्त ने काटा है, इसलिए इसकी हालत बहुत ही नाजुक है और मुझे लगा कि इसे यहीं लाना सही होगा। मुझे आपसे पूरी उम्मीद है कि आपके पास इस विष का भी कोई न कोई इलाज जरूर होगा। साधु बाबा ने जानवी के करीब आकर उसकी हालत देखी और फिर भृगु से कहा, भृगु, तुम उम्मीद करके इसे यहाँ लेकर आए तो हो, पर शायद दूसरों ने तुम्हें बताया होगा कि विषाक्त का काटना कोई मामूली बात नहीं है। इसके जहर का तोड़ मिल पाना वाकई में मुश्किल है और मेरे पास भी फिलहाल इसका कोई तोड़ मौजूद नहीं है। ये बात सुनकर भृगु निराश हो गया। वो जानवी को लाया ही इसलिए था क्योंकि उसे साधु बाबा की काबिलियत पर भरोसा है और उसे यकीन था कि वो किसी न किसी तरीके से कोई तोड़ निकाल ही लेंगे। पर उन्होंने तो आते ही मना कर दिया था। लेकिन तभी भृगु को कुछ ध्यान आया और उसने रुककर कहा, शायद आपके पास इसका तोड़ इस वक्त मौजूद नहीं होगा, लेकिन आप इसके इलाज के बारे में कुछ तो जानते हैं, वरना आप मुझे यहाँ ऐसे इतनी शांति से खड़ा रखकर बातें नहीं करते रहते। अपने शिष्य की समझदारी देखकर साधु मुस्कुराए और उन्होंने भृगु को अंदर की ओर इशारा करते हुए कहा, इसे अंदर लिटाओ। फिर अंदर जाते हुए उन्होंने भृगु से कहा, चलो इसी बहाने तुम्हें मेरी याद तो आई, वरना यहाँ आने के बाद तो जैसे तुम मुझे पूरी तरह से भूल ही चुके थे। आज इस लड़की की खातिर तुम अपने पुराने घर वापस लौटे हो। भृगु ने जानवी को अंदर एक जगह पर लिटाया और फिर उसके पास ही बैठ गया। लवी भी भृगु के एकदम करीब ही बैठी और वो भी लगातार जानवी को ही देख रही थी। ये देखकर साधु ने कहा, भृगु, तुम काफी किस्मत वाले हो, क्योंकि तुमने इतनी सुंदर लड़की को अपना जीवन साथी चुना है। पर तुम्हारी किस्मत तो वैसे भी मुझे बड़ी अच्छी ही लगती है, क्योंकि एक तरफ तो तुम्हारे पास इतनी सुंदर सी बीवी है और दूसरी तरफ में ये खास लड़की कौन है जो पल पल तुम्हारी परछाई बनकर तुम्हारे साथ चल रही है। जब से तुम लोग आए हो तब से मैं इसे गौर कर रहा हूँ और मुझे बहुत ही खास कोई लग रही है। क्या मैं कुछ गलत सोच रहा हूँ?
साधु ने जिस तरीके से लवी और भृगु के रिश्ते के बारे में कहा था, उसे सुनकर लवी का चेहरा लाल हो गया। उसे शर्म आई क्योंकि उसके मन में ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन शायद जाने अनजाने में वो वाकई में भृगु की परछाई बनकर चल रही थी। पर उसे साधु की बातें सुनकर थोड़ा अजीब भी लगा, क्योंकि वो साधु थे और लवी को लगा कि एक साधु को ऐसी बातें शोभा नहीं देती हैं। ये बात झिलमिल ने भी समझी और उसने भी साधु से कहा, आपको इलाज पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपका शिष्य आपके पास बहुत ही उम्मीद लेकर आया है और आप उसे निराश नहीं कर सकते हैं। साधु ने झटपट अपनी चीजें निकाली और उन्होंने जानवी का इलाज शुरू किया। उन्होंने कुछ खास सुइयां निकालकर जानवी के शरीर के अलग अलग अंगों के पास लगाया, ताकि उनमें शुद्धता बनी रह सके और खून पर ज्यादा असर ना पड़े। उनका पूरा ध्यान अब जानवी पर ही था। भृगु थोड़ा दूर हटकर खड़ा हुआ और लवी और झिलमिल भी उसके आसपास ही खड़े हुए थे। लवी ने साधु के तरीके का इलाज पहली बार देखा था और इसलिए उसने भृगु से कहा, ये सब ठीक तो है ना? मैं इन चीजों से ज्यादा वाकिफ नहीं हूं, पर मैं उम्मीद करती हूं कि तुम्हें यह सब कुछ पता है। भृगु साधु को जानवी का इलाज करते हुए देख रहा था। उसने कहा, चिंता मत करो, क्योंकि मुझे ये सब कुछ के बारे में जानकारी है, लेकिन खासकर मुझे साधु बाबा के बारे में पूरी जानकारी है। वो जो भी कर रहे हैं उसमें वो माहिर हैं और सब कुछ सोच समझ कर ही कर रहे हैं। इसलिए जब तक उनका हाथ जानवी के सर पर है तब तक मुझे उसकी ज्यादा फिक्र नहीं है। मुझे यकीन है कि वो कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेंगे और जानवी ठीक हो जाएगी। ये बात सुनकर लवी को भी सुकून मिला। वो तो हर पल खुद को ही जानवी की ऐसी हालत के लिए जिम्मेदार मान रही थी और इसलिए पल पल बस उसके जीवन की ही प्रार्थना कर रही थी। इसलिए अब उसे भी एहसास हुआ कि शायद जानवी पर आई हुई मुसीबत टल सकती है और वो भी गौर से साधु को इलाज करते हुए देखने लगी। तभी झिलमिल भृगु के पास आई और बोली, पिछले इतने समय से मुझे तुम्हारे बारे में ज्यादा कोई जानकारी ही नहीं है, और आज जब तुम यहाँ लौटे हो तो अपनी पत्नी को ऐसे मौत के कगार पर लेकर लौटे हो। लगता है काफी कुछ बदल चुका है। क्या तुम उस बारे में कुछ बात करना चाहते हो या फिर पुरानी यादों को ताजा करना चाहते हो? हमने बहुत समय से युद्ध नीति की प्रैक्टिस नहीं की है और अगर तुम चाहो तो हम एक एक हाथ कर सकते हैं। बचपन में याद है ना कैसे मैं तुम्हें हमेशा हराती थी? देखते हैं अब तुमने जीतना सीखा या नहीं। झिलमिल ने बहुत ही उत्सुकता के साथ भृगु से यह सवाल किया था और उसे उम्मीद थी कि भृगु मान जाएगा। बचपन में जब भी वो ऐसे भृगु को चुनौती देती थी तो भृगु हमेशा तैयार होकर उसके सामने खड़ा हो जाता था और आज भी उसे लगा कि शायद ये चीज ऐसी ही होगी। लेकिन भृगु ने इनकार कर दिया। उसने कहा, नहीं झिलमिल, फिलहाल मेरा ऐसा कुछ भी करने का कोई मन नहीं है। दरअसल जानवी की ऐसी हालत देखकर और उसकी गंभीरता को समझते हुए मैं किसी भी चीज में मन लगा ही नहीं पा रहा हूँ। मुझे हर पल बस एक ही डर लग रहा है कि कहीं मैं उसे खो न दूं। जानवी मेरे लिए सिर्फ मेरी पत्नी नहीं है, बल्कि वो मेरी जिंदगी है, मेरी हमसफर है, और वो ऐसे सफर के बीच में मुझे छोड़ने के बारे में कैसे सोच सकती है? अगर उसे कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। इसलिए अभी मुझे माफ कर दो, क्योंकि मेरा अभी किसी भी चीज का कोई मन ही नहीं है। उसके बाद अगले कुछ समय तक साधु अकेले ही जानवी के इलाज में लगे हुए थे। कभी वो कोई जड़ी बूटी मल रहे थे तो कभी वो फिर से अलग अलग सुइयां जानवी के शरीर में इधर उधर लगा रहे थे। वो जानते थे कि जानवी भृगु के लिए कितनी खास है और वो हर संभव कोशिश कर रहे थे कि उसे बचा सकें। वहीं भृगु बेबस होकर बस जानवी को दूर से ही देख रहा था। जानवी का हंसता हुआ चेहरा अब एकदम शांत था। उसके लाल होठ नीले और काले से दिख रहे थे। उसके लाल गाल अब एकदम सफेद हो गए थे और उसके शरीर की चमड़ी भी जैसे सिकुड़ने लगी थी। भृगु बस एक बार उससे बात करना चाहता था, लेकिन इस वक्त जानवी के लिए वो मुमकिन नहीं था। वो आंखें बंद करके बेहोशी पड़ी हुई थी। भृगु का मन कर रहा था कि वो भागकर जानवी को गले से लगा ले, लेकिन इस वक्त इस दुनिया का मसीहा ही सबसे बेबस इंसान बनकर रह गया था। दूसरों की जान बचाने वाला आज अपने सबसे प्रिय इंसान को हर पल खो रहा था। भृगु इन्हीं सब ख्यालों में खो गया था। तभी साधु ने आकर उसके कंधे को हिलाया और उसका ध्यान अपनी ओर खींचा, लेकिन उनके चेहरे पर अब भी बहुत ज्यादा परेशानी दिख रही थी। क्या साधु भृगु की उम्मीद पर खरे उतर पाएंगे या फिर उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट जाएगी? जानने के लिए सुनिए मसीहा डॉक्टर का अगला एपिसोड। भृगु जानवी के लिए चिंतित था और इसलिए अपनी आखिरी उम्मीद लेकर अपने गुरु उसी साधु के पास आया था जिसने बचपन से ही भृगु को पाल पोस कर बड़ा किया था। उनके ज्ञान की वजह से भृगु को यकीन था कि शायद वो किसी भी तरीके से जानवी की जान बचा ही लेंगे। साधु ने जानवी का इलाज शुरू भी किया था, पर इलाज शुरू करने के थोड़े समय बाद वो भृगु के पास आए और उनके चेहरे पर एक चिंता की लकीर दिख रही थी। भृगु को इस चीज की उम्मीद नहीं थी, बल्कि वो तो खुशखबरी की उम्मीद लगाकर बैठा हुआ था। इसलिए साधु को ऐसे परेशान देखकर भृगु ने उनसे पूछा, क्या हुआ? आपको जानवी की हालत देखकर क्या समझ आया? क्या आपका इलाज काम कर रहा है? साधु का चेहरा काफी गंभीर था और उन्होंने कहा, भृगु, विषाक्त ने जब जानवी को काटा था और अब के बीच में थोड़ा वक्त गुजर चुका है। विषाक्त वैसे ही बहुत ही खतरनाक जीव है जिसके चंगुल से बच पाना बहुत ही मुश्किल होता है। पर मैं जानता हूं कि तुम कोशिश करना चाहते हो, लेकिन परेशानी की बात यह है कि इतने समय में वो जहर जानवी के फेफड़े और उसके गुर्दे में अपनी पकड़ बना चुका है। जानवी के शरीर के ये अंग अब धीरे धीरे उस जहर के असर से सड़ते जा रहे हैं और अगर वो एक बार पूरी तरह से सड़कर काम करना बंद कर देंगे तो फिर तुम्हें भी पता है कि उसका मतलब क्या होगा। देखो, मैं तुम्हें कोई झूठी दिलासा नहीं देना चाहता हूं, पर अभी हालात सही नहीं लग रहे हैं। जानवी काफी कमजोर हो चुकी है और कोई भी चीज अब उस पर असर ही नहीं कर रही है। यह बातें सुनकर भृगु का दिल बैठ गया। वो तो ये सोच रहा था कि उसके गुरु आकर उसे खुशखबरी देंगे कि उन्होंने जानवी का इलाज ढूंढ लिया है, पर यहाँ तो साधु कुछ और ही बात कर रहे थे जो भृगु सुनकर भी अनसुना करना चाहता था। उसने परेशान होकर कहा,
बाबा, आप क्या कहना चाहते हैं कि आपने सभी तरीके अपना लिए हैं और अब कुछ भी नहीं हो सकता है? मैं आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आया हूं और आप जानते हैं कि मैं जानवी को खो नहीं सकता हूं। इसलिए आप ऐसे नकारात्मक बातें छोड़कर मुझे हल बताइए। भृगु इस वक्त कुछ और सुनने की हालत में नहीं था। तब साधु ने कहा, भृगु, ये जो जीव है और इसका जो जहर है, अगर हमें इसका तोड़ ढूंढना है तो फिर दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, वत्सनाभा और ईश्वरामूली। ये दोनों बहुत ही बहुमूल्य जड़ी बूटियां हैं जो शायद इसके जहर को काटने में सक्षम हो पाएंगी। ये नाम सुनते ही भृगु ने बिना वक्त गंवाए पूछा, ठीक है, अगर आपको इनके नाम पता ही थे तो फिर आपको मुझे ये पहले बताना चाहिए था। बताइए मुझे कि मैं इन्हें कहां से लेकर आऊं। साधु ने भृगु के कंधे पर हाथ रखा और उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहा, नहीं भृगु, इन्हें ढूंढना इतना आसान नहीं है। ये इस दुनिया की सबसे बहुमूल्य जड़ी बूटी हैं जो ऐसे ही कहीं भी नहीं मिल जाएंगी। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम जो इतना सोच रहे हो वो इतना आसान नहीं है। भृगु ने अब थोड़ा ऊंची आवाज में कहा, बाबा, आप उसकी परवाह मत कीजिए, आप बस मुझे बताइए कि ये मुझे कहां मिलेंगे, बाकी आप मुझ पर छोड़ दीजिए। तब साधु ने थककर कहा, ठीक है, अगर तुम्हें जानना ही है तो सुनो। इनमें से एक जड़ी बूटी तो तुम्हें इस दुनिया की सबसे विशाल चोटी एवरेस्ट के ऊपर चढ़कर मिलेगी, और जो दूसरी जड़ी बूटी है वो उसके एकदम विपरीत हमारे देश के सबसे निचले हिस्से अंडमान द्वीप समूह में जाकर मिलेगी। वहां एक खाली और सुनसान द्वीप है जहां ये दूसरी जड़ी बूटी पाई जाती है। अब तुम्हें समझ आया कि मैं क्यों कह रहा था कि इन्हें हासिल कर पाना इतना भी आसान काम नहीं है। पर भृगु ने साधु के सामने हाथ जोड़े और कहा, बाबा, अगर आपको लगता है कि इन जड़ी बूटियों से जानवी की जान बच सकती है तो फिर मैं खुद जाकर इन जड़ी बूटियों को आपके पास लेकर आऊंगा। मैं समझता हूं कि ये रास्ते आसान नहीं होंगे और मुझे बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, पर मैं हर चीज के लिए तैयार हूं, क्योंकि जानवी के लिए मैं आखिरी उम्मीद तक लड़ना चाहता हूं और कोशिश करता रहूंगा। आप बस मुझे आशीर्वाद दीजिए और यहाँ आप जानवी का ध्यान रखिएगा। साधु ने भृगु के मन की भावना को समझा और वो उसके आड़े भी नहीं आना चाहते थे। वैसे भी उन्हें भृगु की काबिलियत पर यकीन है और वो जानते हैं कि अगर भृगु दिल से कोई बात को पूरा करने का ठान लेता है तो फिर कोई भी उसे रोक नहीं पाएगा। इसलिए उन्होंने कहा, तुम्हें जाना है, बेशक जाओ, लेकिन अभी तो रात होने वाली है और खाने का समय भी हो गया है, इसलिए कल सुबह निकल जाना। पर भृगु ने साफ कहा, नहीं, मुझे जाना है और अभी निकलना है। ये बात बहुत ही जरूरी है और पहले ही यहाँ आने में देर हो चुकी है। अब मैं और एक पल भी बर्बाद नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं अभी निकल रहा हूँ। जानवी जब से ऐसी हालत में गई है तब से ही भृगु को बस उसके ठीक होने का इंतजार है। इसके अलावा भृगु को किसी भी चीज का कोई होश ही नहीं है, न खाने पीने का और न ही सोने का। वो तो बस जानवी के साथ ही वक्त बिताना चाहता है और इसलिए वो कोशिश कर रहा है कि वो जल्द से जल्द जानवी का इलाज ढूंढ कर ले आए। आखिरकार साधु ने भी उससे कहा, ठीक है, अगर तुम अभी जाना चाहते हो तो जाओ। वैसे भी मैं जानता हूं कि अगर मैं तुम्हें रोकने की भी कोशिश करूंगा तब भी तुम रुकोगे नहीं। और यहाँ की चिंता मत करना, क्योंकि फिलहाल मैंने उसका जो इलाज किया है उसके बाद फिलहाल जानवी ठीक ही रहेगी। पर हाँ, जल्दी लौटने की कोशिश करना, क्योंकि मेरी दवाई थोड़े समय तक ही काम कर पाएगी। भृगु ने साधु से आज्ञा ली और वो निकलने लगा। तभी लवी उसके पास आई और बोली, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। भृगु ने उसे मना करते हुए कहा, नहीं लवी, ये बहुत ही खतरनाक सफर होने वाला है और इसमें मैं किसी भी तरीके की रुकावट नहीं चाहता हूँ। मुझे ये जानवी के लिए करना है और उसमें मैं तुम्हारी जान खतरे में नहीं डालना चाहता हूँ। लवी ने कहा, भृगु, आज जानवी जिस हालत में पहुंची है वो मेरी ही वजह से हुआ है। वो मेरे लिए लड़ने आई थी और उसने अपनी जान की बाजी लगा दी, तो क्या मैं उसके लिए इतना भी नहीं कर सकती हूँ? चाहे तुम कुछ भी कहो, लेकिन मुझे साथ चलने से रोक नहीं पाओगे, इसलिए बेहतर होगा कि तुम इस बात को मान ही लो। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी और हम दोनों जल्दी ही साथ में मिलकर उन जड़ी बूटियों को जानवी के लिए लेकर वापस लौटेंगे। लवी की आंखों में उसका दृढ़ निश्चय दिख रहा था, जिसे देखकर भृगु ने फिर उसे मना नहीं किया। उसने जानवी को साथ चलने का इशारा किया। वो दोनों घर से जैसे ही बाहर निकले तो झिलमिल उनके रास्ते में खड़ी हुई मिली। भृगु को देखते ही झिलमिल सामने आई और बोली, तुम ऐसे अकेले कहाँ जा रहे हो? मैं भी तुम्हारे साथ चल रही हूँ। भृगु ने उससे कहा, नहीं झिलमिल, तुम्हारा तो इन सबसे कोई मतलब ही नहीं है और मैं कहीं ऐसे ही घूमने नहीं जा रहा हूँ जो तुम भी साथ में चलना चाहती हो। मैं तो एक मुश्किल सफर पर निकल रहा हूँ और उसमें मैं तुम्हें साथ लेकर नहीं चल सकता हूँ। झिलमिल ने कहा, सबसे पहली बात तो अगर तुम मुझे अपने साथ घूमने जाने के लिए कहते तो मैं कभी भी साथ नहीं चलती, लेकिन मैं जानती हूँ कि ये घूमना नहीं है, बल्कि हम किसी की जान बचाने की कोशिश करने जा रहे हैं। इसलिए तुम मुझे चीजें समझाने की कोशिश मत करो, और वैसे भी शायद तुम भूल चुके हो कि मैं हर मामले में तुमसे कितनी बेहतर हूँ। इसलिए अगर तुम इस सफर में जा सकते हो तो मेरा तो जाना और भी ज्यादा बनता है। इसलिए बातों में वक्त मत गवाओ और जल्दी चलो। अपने साथ लोगों का भरोसा देखकर और उनका साथ पाकर भृगु का मन भराया। वो लवी और झिलमिल के साथ वहां से चल पड़ा और वो तीनों रात के अंधेरे में जागरा पर्वत से नीचे उतरने लगे। वहीं इससे दूर दिल्ली में भृगु जब लवी को बचाने के लिए घर से निकला था तो उसने वहां हरीश से कहा था कि वो लवी को लेकर घर लौट आएगा, लेकिन तब से लेकर अब तक में हालात बदल चुके थे और भृगु की पूरी जिंदगी ही बदल चुकी थी। अब लवी नहीं बल्कि जानवी की जिंदगी खतरे में थी, जिसकी वजह से भृगु को एक अलग ही सफर पर निकलना पड़ रहा था। इसलिए उसने दिल्ली में एक अलग ही खबर भिजवाई। लोकेश घर आया और वो हरीश से मिला। लोकेश ने हरीश को पूरी बात बताई जो उसे अपने गुरुओं से पता चली थी। जानवी की इतनी नाजुक हालत के बारे में जानकर हरीश भी बेचैन हो गया। उसने कहा, ऐसे कैसे उस्ताद अकेले चले गए? उन्हें मुझे बताना चाहिए था, मैं उनके साथ हर जगह जाता हूँ और यहाँ तो उन्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी। खैर, अभी भी देर नहीं हुई है, मैं जल्द ही वहां के लिए निकलता हूँ। लेकिन लोकेश ने एकदम से हरीश को रोकते हुए कहा, नहीं हरीश भाई, आप ये नहीं कर सकते हैं। आपने सही कहा कि इस वक्त उस्ताद को आपकी जरूरत है, पर वो जरूरत उन्हें वहां नहीं बल्कि यहाँ है।
देखिए, जितना मैंने गुरुओं से सुना है, मैं भी नहीं जानता हूं कि उस्ताद को वापस आने में कितना समय लगेगा और वो किस हालत में वापस लौटेंगे। लेकिन तब तक आपके दल को एक लीडर की जरूरत है और ऐसे समय पर वो काम आपसे बेहतर कौन कर सकता है? हरीश भाई, इस वक्त आपको अपने उस्ताद और अपने लोगों के लिए उठकर खड़ा होना होगा, इसलिए आप दोनों को ही निराश मत कीजिएगा। हरीश ने लोकेश की बात सुनी और उसे उस बात का मतलब समझ आया। वाकई में इस वक्त उसे भृगु का साथ देना है, पर उसके साथ जाकर नहीं, बल्कि उसके पीछे से दल को संभालकर। और हरीश ने उस जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाने का फैसला किया। वहीं भृगु अब नेपाल का सफर शुरू कर चुका था। उसने तुरंत ही सारा बंदोबस्त किया और वो फ्लाइट लेकर पहले तो नेपाल पहुंचा और वहां से वो तुरंत ही एवरेस्ट बेस कैंप के लिए हेलीकॉप्टर ढूंढने लगा। पर सर्दी का मौसम होने की वजह से उसे एवरेस्ट बेस कैंप की तरफ जाने के लिए कोई भी हेलीकॉप्टर ही नहीं मिल रहा था। दरअसल समय बचाने के लिए भृगु जल्दी जल्दी जाना चाह रहा था, लेकिन उसके काम में उतनी ही देरी होने लगी। यह देखकर भृगु अपना संतुलन खो बैठा और उसने भड़क कर लवी से कहा, ऐसे तो हम वहां कैसे पहुंच पाएंगे? कोई वहां तक जाने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा है। लवी भी परेशान हो रही थी, पर उन लोगों के पास कोई और रास्ता भी तो नहीं था। तभी झिलमिल ने कहा, पर भृगु, हमें ऊपर जाने के लिए शेरपाओं की जरूरत तो पड़ेगी ही। आखिर ये एवरेस्ट है, कोई आम पहाड़ी नहीं कि हम ऐसे ही चढ़ जाएं। और ऊपर से बर्फ का समय है। जब इस पहाड़ पर कोई चढ़ता भी नहीं है तो ऐसे में हम कैसे किसी को मनाएंगे? इसलिए तो हमें हेलीकॉप्टर भी नहीं मिल रहा है। भृगु ने गुस्से में कहा, कोई पहाड़ पर नहीं चढ़ेगा तो क्या मैं जानवी को मरने के लिए छोड़ दूं? उसके लिए कुछ भी ना करूं? तुम कैसी बात कर रही हो झिलमिल? हमारे पास समय नहीं है और जो भी करना है वो जल्दी करना पड़ेगा। एक एक पल जानवी के लिए बहुत ही कीमती है और मैं उसे इन फालतू की बातों में गंवाना नहीं चाहता हूँ। झिलमिल भृगु के मन का हाल जानती थी और इसलिए उसने आगे कुछ और नहीं कहा। तभी भृगु ने तय किया और कहा, मैंने सोच लिया है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। हम शेरपाओं को ढूंढेंगे और कैसे भी करके उन्हें साथ में चलने के लिए मनाएंगे। मैं जानता हूं कि यह काम आसान नहीं होगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा और पीछे तो बिल्कुल भी नहीं हटूंगा। भृगु ने तुरंत ही काठमांडू में जांच पड़ताल शुरू की और काफी ढूंढने के बाद उसने लुकला जाने का फैसला किया। वो वहीं जाकर अपने लिए शेरपा भी ढूंढने वाला था और आगे के सफर का रास्ता भी तय करने वाला था। अगले दिन वो लोग लुकला गांव पहुंचे, जो कि नेपाल के खूबसूरत से पहाड़ों के बीच में बसा हुआ एक छोटा सा गांव था। वहां जाते ही भृगु ने लोगों से बात करना शुरू किया और वो हर किसी से शेरपा के लिए पूछ रहा था। वो मुंह कीमत देने को तैयार था, लेकिन वो जिससे भी बात कर रहा था हर कोई उसकी बातों का मजाक ही उड़ा रहा था। एवरेस्ट पर चढ़ने की बात सुनकर ही हर कोई बात वहीं खत्म करके भृगु से दूर चला जा रहा था। भृगु ऐसे ही घर घर और जगह जगह जाकर अपने लिए मदद ढूंढ रहा था, पर अब तक उसे कोई भी मदद नहीं मिल पाई थी। भृगु ऐसे ही परेशान होकर एक दुकान में चाय पीने के लिए रुका और तभी उसकी नजर वहां काम कर रहे एक लड़के पर पड़ी, जो बार बार चुपके से भृगु को देख रहा था। क्या भृगु एवरेस्ट की चढ़ाई तय कर पाएगा या फिर उसका पहला कदम ही नाकामयाब साबित होगा? जानने के लिए सुनिए मसीहा डॉक्टर का अगला एपिसोड।